Hello everyone, I am Ishika Singhal and I welcome you all to this video. In this video we will learn Geography NCERT of class 11th. इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो NCERT है उसका पहला चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्योग्राफी बहुत डिफ़िकल्ट या टेक्निकल लगती है। तो इस वीडियो में हम ज्योग्राफी को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो क्योंकि ये बुक का बहुत सिंपल चैप्टर है और पहला चैप्टर है तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें दी हुई हैं, लेकिन हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं ज्योग्राफी का मीनिंग। ज्योग्राफी दो शब्दों से बना है, दैट इज जियो एंड ग्राफोस। तो जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ये ग्रीक लैंग्वेज से दो हमने शब्द लिए हुए हैं, जियो और ग्राफोस। तो ज्योग्राफी का मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। और जो टर्म है ज्योग्राफी, ये पहली बार कॉइन किया था ग्रीक स्कॉलर इराटोस्थीन्स ने। तो ये बहुत ट्रिवियल सी इंफॉर्मेशन है, बट हमारे लिए जानना ज़रूरी था कि ज्योग्राफी का असल मतलब क्या है। तो इसमें हम बेसिकली अपनी धरती माता के बारे में बात करने वाले हैं। अब देख लेते हैं मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। सिंपल भाषा में बोले तो हमारी धरती के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, ओशन है, समुद्र है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, हवा है, पानी है, लैंडफॉर्म्स भी हैं, आदमी रहते हैं, आदमियों की अर्थव्यवस्था भी है, और मौसम है, क्लाइमेट है। तो उन्हीं सब की चीज़ों को हमें पढ़ना है। जैसे ओशंस हैं तो ओशंस की पढ़ाई को हम बोल देते हैं ओशनोग्राफी। मिट्टी है धरती पर तो उसको बोल देते हैं पेडोलॉजी। पेडो का मतलब होता है सॉइल और लॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पढ़ाई। स्टडी ऑफ समथिंग इज लॉजी और पेडो यहाँ पे हो गई सॉइल। ऐसे ही एक और टर्म है हमारे पास पेडोजेनेसिस। तो पेडो का मतलब होता है सॉइल और जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। तो सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस, राइट। आगे आएगा बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू हियर। ऐसे ही प्लांट्स के स्टडी को बॉटनी, एनिमल्स की पढ़ाई को जूलॉजी, एटमॉस्फेयर पढ़ना है हमें, उसमें हवा है तो उससे रिलेटेड मौसम हम पढ़ेंगे मीटियोरोलॉजी। पानी की पढ़ाई हो जाएगी हाइड्रोलॉजी। लैंडफॉर्म्स, धरती पे पहाड़ हैं, देन प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, राइट, नदी नाली, ये सब जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगा। जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फो मीन्स चेंज, तो अर्थ पे फीचर्स चेंज होते रहते हैं, उसकी पढ़ाई। अब ह्यूमंस हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, क्लाइमेट है तो क्लाइमेटोलॉजी। तो ये सब डिफरेंट ब्रांचेज हैं ज्योग्राफी की। तो बस उनके नाम और वो क्या क्या हैं ये समझने की बात थी। नेक्स्ट, बहुत सारे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं पहले चैप्टर में, तो उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, इट हैज़ वेरिएशंस इन इट्स फिजिकल फीचर्स। तो ये बात हम सबको कहीं ना कहीं पता है कि जो धरती की सतह है वो एक जैसी नहीं है। कहीं पे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे डीप वैलीज हैं, राइट, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे कोस्टल प्लेन्स हैं, कहीं वेस्ट, मतलब इस तरह से बहुत सारे अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं। तो धरती की जो सतह है वो एक जैसी नहीं है हर जगह, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि फिजिकल एनवायरनमेंट हैज़ इम्पैक्ट्स ऑन कल्चरल डेवलपमेंट। तो जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसका बहुत असर पड़ता है हमारे कल्चरल डेवलपमेंट पे। अब कल्चर होता क्या है, अगर कल्चर की एक्चुअल डेफिनेशन पे जाएं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, बहुत सारे उसमें बातें हमें करनी पड़ेंगी। लेकिन इजी लैंग्वेज पे हमें जाना है तो कल्चर होता है वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोलें तो जीने का एक तरीका, जीने का तरीका कैसा है आपका, वो होता है आपका कल्चर। तो जो आपका वातावरण होता है आसपास का, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है आपके जीने के तरीके पर। दो केस स्टडी लेके देखते हैं और देखते हैं किस तरह दो अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों के जीवन में क्या क्या अलग होता है। तो इसमें हम बात करेंगे दो जगह की, एक तो हम लेंगे लद्दाख और दूसरा हम लेंगे केरला, जो इंडिया के नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स में है रिस्पेक्टिवली। तो लद्दाख में पहले हम यहाँ के घरों की बात कर लें तो सबसे पहले आपको जो हाउसेस की शेप है, राइट, वो कुछ इस तरीके से मिलेगी कि जो टॉप है हाउस का वो थोड़ा स्लोपी होता है। वो किस लिए होता है कि बर्फ़ गिरेगी तो वो अपने आप फिसल के गिर जाए, अदरवाइज रूफ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो उसके टूटने का डर है। तो इस तरह के घर मिलेंगे, राइट। उसके बाद हम फूडिंग हैबिट्स की बात करें तो यहाँ पे वेजिटेशन तो कम है क्योंकि मौसम बहुत सर्द है और ठंडी हवाओं की वजह से एक कोल्ड डेजर्ट भी मिलता है थोड़ा लेह लद्दाख इस तरफ। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, मीट पे ज़्यादा फोकस होगा
क्योंकि बॉडी को वार्म भी रखना है फैट से, तो इसलिए यहाँ के लोग मीट ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्लॉथिंग की बात करें तो यहाँ के लोग गर्म कपड़े पहनेंगे, राइट, वुलन क्लोथ्स का प्रयोग करें, बिकॉज यहाँ पे बहुत सर्दी है तो दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड। ऑक्यूपेशन भी इसी तरह के होंगे कि एनिमल रियरिंग, एनिमल्स जो रेयर करेंगे वो भी होंगे ऐसे शीप या किस तरह के एनिमल्स। तो हर मौसम की वजह से कितना डिफरेंस आ गया है रहने के तरीके में। अब केरला की बात कर लेते हैं, तो यहाँ के जो घर होंगे, पहली बात तो वो ऐसे स्लोप होंगे नहीं रूफ पे। दूसरा ये होगा कि जो घर होंगे वो थोड़े एयरी होंगे जिससे कि हवा ज़्यादा आ सके। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे फूडिंग की, तो फूड यहाँ पे फिशिंग है, फिश अवेलेबल है, तो जो सी फूड है वो ज़्यादा होगा डाइट में, राइट, और थोड़ा वाटर कंटेंट भी ज़्यादा होगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तीसरा बात कर लेते हैं कपड़ों की, तो यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करेंगे, एंड शायद गर्मी के कपड़े सर्दी के कपड़े जो हैं वो तो यहाँ के लोग पहन पाते ही नहीं होंगे क्योंकि मौसम इक्विटेबल रहता है क्योंकि ये कोस्टल प्लेन है। ऐसे ही ऑक्यूपेशन की बात करें तो फिशिंग होगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट होगा। तो इस तरीके से जगह बदल जाने से हमारे काम या हमारे रहने का तरीका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी के आ जाने से इंसान की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी बदल गई, और टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसान जो उसके वातावरण है, जो पर्यावरण में जो डिफ़िकल्टीज थी उनको दूर कर पाया। जैसे कि हम बात करें पुराने ज़माने में, तो पेलियोलिथिक से मीसोलिथिक, नियोलिथिक, तो पहले स्टोन टूल्स थे, फिर मेटल टूल्स आने शुरू हुए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो इंसान की जो हार्शनेस ऑफ लेबर है वो कम होती गई, यानी उसे कम मेहनत में बेटर रिजल्ट्स मिलने लगे। ऐसे ही टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने एक लिमिटेड एरिया में अपने वातावरण को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एयर कंडीशनर्स, तो आपको गर्मी लग रही है तो आप एक लिमिटेड एरिया में उसे चलाइए और मौसम को बदल लीजिए, गर्मी से आप सर्दी कर लीजिए, बट एक लिमिटेड एरिया में ही आप कर सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी की मदद से आप लेबर अपना बचा सकते हैं, लेबर एफिशिएंसी बढ़ेगा, आपका लेबर वेस्ट नहीं होगा, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी, सही डायरेक्शन में जाएगी, तो आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो, आपको खाली समय मिलेगा जिससे आप दूसरी चीज़ों पर भी फोकस कर सकते हो, और साथ के साथ लेबर पूरा ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है बुक में, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स, यानी जो हमारा पर्यावरण है और जो इंसान है उनके बीच में एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है, यानी फिजिक जो हमारा पर्यावरण है वो इंसान पे बहुत असर डालता है और इंसान पर्यावरण पे बहुत असर डालता है। तभी यहाँ पे दो टर्म्स हैं, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमनाइज्ड नेचर। नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग्स का क्या मतलब है कि जो इंसान है उसने अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना सीखा है, राइट। जैसे हमने देखा लद्दाख में लोग रह रहे हैं तो वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, केरला में रह रहे हैं तो उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स ने सीखा है अपने आप को चेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। तो ऐसी बात भी नहीं है कि नेचर ने अपने आप को चेंज नहीं किया है। ह्यूमनाइज नेचर का मतलब है नेचर ने भी, प्रकृति ने भी अपने आप को इंसान की सुविधा के अनुसार थोड़ा थोड़ा बदलने की कोशिश की है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो जो हमारी अर्थ के ऊपर जैसी हमारी धरती है उसने हमारे इतिहास को बहुत ही अच्छे तरीके से अफेक्ट किया है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम हिमालयाज़ का। इंडिया के टॉप में अगर हिमालयाज़ ना होते तो आज नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ हम लोग मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है वो होता ही ना, वो उसकी जगह कोल्ड डेजर्ट हो जाता अगर हिमालयाज़ ना होते, क्योंकि सेंट्रल एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उससे एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर पहुंच जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स का टेम्परेचर। तो हिमालयाज़ हमारे लिए एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है जो हमें प्रोटेक्शन देता है। लेकिन देखिए ज्योग्राफी ने भी क्या किया है, उसने उसके बीच में पासेस छोड़ दिए हैं। पासेस सिंपल भाषा में बोलें तो पहाड़ के बीच में रास्ते छोड़ दिए हैं जिससे सेंट्रल एशिया से जो इन्वेडर्स हैं, घुसपैठी हैं, वो आ सकते हैं। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए ना, जैसे आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत में बलबन हैं, खिलजी हैं, तो इन लोगों को हमेशा एक डर रहता था कि सेंट्रल एशिया से इन्वेडर्स ना आ जाएं। सेंट्रल एशिया से जो आने वाले इन्वेडर्स हैं तो उनका हमेशा ही डर बना रहा। तो यहाँ पे एक डायग्राम देख लेते हैं हम तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का डायग्राम है, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है इंडिया का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे
पासेस हैं, ये इंडिया की प्रेजेंट बॉर्डर लाइन है, ये इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है। और यहाँ पे देखिए बोलन पास, गोमल पास, खैबर पास, राइट, देन इधर बनिहाल पास, रोहतंग पास, जोजिला, एंड देर आर सो मेनी अदर, शिपकिला, माना पास, ये फिर हम चले गए ईस्टर्न साइड में। तो कितनी सारी जगह छोड़ रखी है ज्योग्राफी ने, तो उसी तरीके से हमारी हिस्ट्री इन्फ्लुएंस होती है। एंड ज्योग्राफी को समझने के लिए डायग्राम्स और मैप्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। अगर आपको मैप्स और डायग्राम समझ में आ जाएं तो आधी ज्योग्राफी तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ही क्यों ज़्यादा कोलोनाइज कर पाई दूसरी कंट्रीज़ को, क्योंकि उन्हें एक्सेसिबिलिटी मिली हुई थी ओशन से, जहाँ भी जाएं अपना शिप उठाया और चल दिए किसी और देश पे कब्जा करने। तो नेविगेशन टेक्नोलॉजी जो थी यूरोपियन कंट्रीज़ की बहुत मदद हुई उससे, इसलिए उन्होंने एशिया अफ्रीका की कंट्रीज़ को कोलोनाइज कर पाए वो आराम से। इवन इंडिया को भी कोलोनाइज किया ब्रिटेन ने, राइट। तो इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं डायग्राम में। तो ये एक आपको एग्जाम्पल है, ये थोड़ा पुराना डायग्राम है जहाँ पे आपको अच्छे से दिखाया गया है। ये यूरोप है, सीधा मेडिटेरियन सी में उतरिए और इधर इजिप्ट के रास्ते से होके आप सीधा अफ्रीकन कंट्रीज़ में और एशियन कंट्रीज़ में आराम से पहुंच सकते थे। ये पुराना डायग्राम है, इसलिए अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो ये एक रेड कलर का मार्क है। पहले वाटर देन लैंड फिर वाटर होता था, लेकिन बाद में सुएज कैनाल की मदद से ये पूरा एक वाटरवे बन गया, तो और भी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिल गई। ऐसे ये सिल्क रूट दिखाया गया कि चाइना से किस तरह लैंड से सारा कनेक्टेड है। साथ में एक और डायग्राम है यहाँ पे, जो वास्को डी गामा जो आए थे पहली बार इंडिया, उनका ये जर्नी दिखाया गया है। वो किस तरह पोर्टुगल, ये यूरोप है, और इस तरफ से आए हैं केप ऑफ गुड होप पूरा कवर करते हुए, एंड देन ही रीच्ड इंडिया कैलिकट। तो ये पूरा इतना लंबा रास्ता उन्हें अपनाना पड़ता था, लेकिन फिर यहाँ पे सुएज कैनाल कंस्ट्रक्ट की गई, उसके रास्ता बहुत ही शॉर्ट हो गया, सीधा इधर से आके इंडिया आप पहुँच सकते हैं। और सुएज कैनाल बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में भी था क्योंकि वहाँ पे एक शिप फंस गया था। देन वी टॉक अबाउट पेडोजेनेसिस। तो पेडोजेनेसिस मैंने अभी बताया कि सॉइल की फॉर्म होने का जो प्रोसेस है वो होता है पेडोजेनेसिस। अब जो सॉइल बनने का जो प्रोसेस है वो किन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये पूरा टॉपिक वेदरिंग में आएगा, बट थोड़ा सा मेंशन है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो पेडोजेनेसिस डिपेंड करता है पेरेंट्स रॉक पे। सिंपल है, जैसी रॉक होगी वैसी ही मिट्टी बन के आएगी। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल जो वेदरिंग एजेंट्स हैं, जैसे जो एरियाज़ में रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, रात में बहुत ज़्यादा सर्दी, तो रेंज बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होगा रॉक्स का, तो जल्दी वेदरिंग होगी उनकी, जल्दी मिट्टी बनेगी इस तरीके से। देन बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अगर रॉक्स के अंदर ज़्यादा पेड़ उग रहे हैं तो उनकी जड़ों से ज़्यादा क्रैक्स होंगे, ऐसे ही ज़्यादा जानवर रह रहे हैं तो वो गड्ढे करेंगे, छेद करेंगे, जिससे वेदरिंग का प्रोसेस जल्दी होगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जस्ट ये एक रेफरेंस है। और टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, चाहे सॉइल के बनने का प्रोसेस हो या हम लोगों के ड्रीम गोल्स पूरे होने का प्रोसेस हो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट प्रोवाइड्स मेच्योरिटी टू सॉइल्स एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल्स। तो सॉइल प्रोफाइल मतलब डिफरेंट लेयर्स प्रॉपर बनती हैं सॉइल की, वो टाइम के साथ ही बनती है। और मेच्योरिटी जो सॉइल है वो प्रॉपर फर्टाइल सॉइल बनती है समय के साथ ही। शुरू में होती है, नई नई बनती है तो उसमें कंकड़ नोड्यूल्स होते हैं, बाद में वो फाइन पार्टिकल्स बनते हैं। देन सॉइल्स रिन्यूएबल हैं या नॉन रिन्यूएबल, तो सिंपल आंसर इज रिन्यूएबल है, यानी कि अगर एग्जॉस्ट हो गई तो एक टाइम के बाद दे कैन बी रिप्लेनिश्ड, बट जुडिशली हर चीज़ का हमें यूज़ करना चाहिए। सो नाउ दिस इज समथिंग लास्ट की बहुत ज़रूरत है, जो पर्यावरण और इंसान के बीच का जो इंट्रिकेट रिलेशनशिप है, यानी एक जटिल जो रिश्ता है पर्यावरण और इंसान के बीच का, उसको समझने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका बहुत तेज़ी से उपयोग करते जा रहे हैं, जिससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। यानी चीज़ें इतनी जल्दी बन नहीं रही हैं जितना जल्दी हम उनका यूज़ करे जा रहे हैं। जैसे कोल है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसे बनने में, लेकिन हम बहुत स्पीड से उसे यूज़ करे जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़रूरत क्या है, हमें अपने एनवायरनमेंट को समझने की ज़रूरत है, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकें। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा डेवलपमेंट
जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि हम अपना विकास भी कर सकें और आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसे बचा के भी रख सकें। तो हमें ऐसा विकास नहीं करना है कि हम पूरी प्रकृति को ही खाली कर दें, सब खत्म कर दें और जो आगे आने वाली जनरेशन से उनको कुछ मिले ही ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही होता है, मेन मतलब यही है कि हम इस तरीके से अपना विकास करें कि हमारी पूर्ति भी हो जाए, पर्यावरण को भी ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और आने वाली जो पीढ़ी है उसका भी भला हो, उसे भी संसाधन मिले। So this was all for this chapter. If you like the video, then make the black thumb blue. You can share it with your friends and you can subscribe to the channel. Thank you so much.